श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का 7वां अध्याय। पूर्व में इस अध्याय के अन्य वीडियो के माध्यम से हम उत्पादन के बारे में, उत्पादन की विशेषताएं, उत्पादन के महत्व और अब हमारा अगला टॉपिक चल रहा था उत्पादन के साधन, जिसमें हम उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। इसमें भूमि के बारे में जान चुके थे, श्रम के बारे में जान चुके थे, भूमि श्रम के अंतर, भूमि के महत्व, विशेषताएं, गुण, श्रम की विशेषताएं, श्रम की महत्व, गुण। अब पढ़ेंगे अपन पूंजी। अपना अगला टॉपिक है पूंजी। तो साधारण बोलचाल की भाषा में आप लोग क्या समझते हैं कि रुपया, पैसा, धन संपत्ति पूंजी है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ विस्तृत है। अर्थशास्त्र ने एक शब्द को अलग से प्रयोग किया। पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जिनका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। अभी आपको क्या पता था केवल पूंजी के बारे में, क्या सिर्फ रुपया, पैसा या धन संपत्ति हमारी पूंजी होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसको विस्तृत रूप से समझाया गया है कि वह पूंजी जिसके माध्यम से अधिक धन की प्राप्ति हो और अधिक से अधिक धन आए, क्या होगा, लाभ प्राप्त हो, मतलब आपके पास जो धन था उसमें अधिकतर तेजी से वृद्धि हो, इस प्रकार उसे पूंजी कहेंगे। मार्शल के अनुसार प्रत्येक प्रकार का धन प्रकृति द्वारा प्रदान निःशुल्क उपहारों को छोड़कर जिसमें आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। प्रत्येक प्रकार का धन केवल प्रकृति से छोड़कर जो वस्तुएं हैं या प्रकृति से जो धन प्राप्त उनको छोड़कर जो भी प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं द्वारा आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, वह क्या होता है, पूंजी कहलाती है। तो पूंजी के गुण पहला है केवल धन ही पूंजी के अंतर्गत शामिल होता है, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक उपहार नहीं। तो केवल पूंजी के अंतर्गत धन ही, जो मौद्रिक वस्तुएं हैं यानी धन से संबंधित वस्तुएं हैं, उनको ही लिया जाता है, ना कि भूमि या अन्य प्राकृतिक वस्तुएं। दूसरा है समस्त पूंजी धन होती है, परंतु समस्त धन पूंजी नहीं कहलाता है। तो समस्त पूंजी जो होती है, जितनी भी पूंजी है सब धन में होती है, लेकिन समस्त धन पूंजी नहीं होता, क्योंकि केवल कुछ विशेष भाग को ही पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है पूंजी मनुष्यकृत होती है, अर्थात मनुष्य के श्रम तथा त्याग के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब रुपया, पैसा जन्म से लेकर तो आते नहीं है, यह क्या होता है कि मनुष्य के श्रम और त्याग का परिणाम होता है। मनुष्य कोई भी कार्य करता है उसमें अपना श्रम देता है और श्रम के साथ साथ अपना त्याग करता है, और त्याग करने से उसके श्रम और त्याग के परिणाम स्वरूप उन्हें धन की प्राप्ति होती है, अर्थात वह पूंजी निर्माण करता है। पहली विशेषता पढ़ते हैं पूंजी की विशेषताएं। पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। भूमि की भांति पूंजी भी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। श्रम के प्रयोग के बिना पूंजी के द्वारा उत्पादन नहीं कर सकता। अब क्या होता है कि जैसे आपके पास पूंजी तो बहुत सारी है, लेकिन आपके पास श्रम करने के लिए श्रमिक नहीं है, तो वह सही मायने में आपकी पूंजी किसी काम की नहीं है। जब आपके पास श्रमिक होंगे, आपके पास भूमि होगी, उसके बाद ही आप किसी व्यवसाय को प्रारंभ कर पाएंगे, अर्थात आपकी पूंजी सक्रिय रूप से कार्य कर पाएगी। अगला है पूंजी मनुष्य द्वारा निर्मित साधन है। अभी अपन ने पढ़ा कि पूंजी या धन या संपत्ति कोई व्यक्ति जन्म से लेकर नहीं आता है, उसके श्रम और त्याग का परिणाम होता है। वह निरंतर श्रम और त्याग करता रहता है, उसके बदले में उन्हें धन की प्राप्ति होती है, और उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो उन्हें प्राप्त होता है वो धन होता है। इसलिए मनुष्य द्वारा निर्मित साधन है। अगला है पूंजी में उत्पादकता होती है। श्रम का प्रयोग करके पूंजी द्वारा बहुत अधिक उत्पादन है। क्या है, अपन श्रमिकों द्वारा, अपने पास धन की यानी पूंजी है, तो अपन श्रमिकों द्वारा किसी कार्य को करवा के उसके माध्यम से उत्पादन कर सकते हैं, और उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचकर उससे अधिक, मतलब व्यय से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। जितना आपने खर्च किया था उससे अधिक आय प्राप्त करके हम अपने धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसलिए इसमें उत्पादकता भी होती है। अगला है पूंजी में बहुत अधिक गतिशीलता होती है। तो क्या है कि उत्पादन के अन्य साधनों की अपेक्षा पूंजी में बहुत अधिक गतिशीलता होती है, जो निरंतर चलती रहती है। शीघ्रता से आपकी पूंजी बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है, क्योंकि निरंतर व्यवसाय में लाभ या हानि इस प्रक्रिया का चलना लगा रहता है। अगला पॉइंट है पूंजी नाशवान है। पूंजी का प्रयोग करने पर इसमें मिलावट होती है। यह मिलावट पूंजीगत साधनों के टिकाऊपन पर निर्भर करती है। पूंजी की घिसावट के फलस्वरूप इसे समय समय पर परिवर्तित करना पड़ता है। अब क्या होता है, पूंजी को भी समय समय पर परिवर्तित करना पड़ता है। कभी जैसे अपन ने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया तो शुरुआत में हमने 2 लाख की पूंजी लगाई, लेकिन हमारा व्यवसाय निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूंजी में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब पूंजी को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। अगला है भूमि और पूंजी में अंतर। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है,
पूंजी मनुष्यकृत साधन है, मतलब भूमि प्रकृति से प्राप्त वस्तु है और पूंजी मनुष्य के द्वारा प्राप्त साधन है। भूमि की कोई लागत नहीं होती, पूंजी की लागत होती है, मतलब भूमि की कोई लागत नहीं होती, उसको पहले लगाने के लिए बनाया था, ये प्रकृतिगत वस्तु है, प्रकृति का उपहार है, और पूंजी बनाने के लिए लागत लगती है। भूमि की पूर्ति विलोच होती है और पूंजी की पूर्ति लोचदार होती है। पूंजी की पूर्ति तो हम कर सकते हैं, कहीं से ही पैसा लेके इन्वेस्ट करके किसी से ब्याज के रूप में ले सकते हैं, लेकिन भूमि की पूर्ति जितनी प्रकृति से प्राप्त है वही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। भूमि एक स्थिर साधन है, आपको पता है भूमि एक स्थिर साधन है, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले सकते, क्योंकि स्थिर वस्तु है, उसे कहीं भी परिवर्तित नहीं कर सकता। और पूंजी गतिशील है, आप आज इस व्यवसाय में पूंजी लगाए हैं, कल के दिन आप कोई दूसरे व्यवसाय में पूंजी लगा सकते हैं, कल के दिन तीसरे आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है उसमें भी आप पूंजी लगा सकते हैं। भूमि में अविनाशी तत्व होता है, पूंजी नष्ट हो सकती है। भूमि आपकी कभी नष्ट नहीं होगी, भले ही वो उपयोगी से बंजर हो जाए, उपयोगी जो वस्तु उपयोगी भूमि है उससे बंजर हो जाए, लेकिन आपकी भूमि कभी नष्ट नहीं होगी। और पूंजी हो सकता है आपको निरंतर घाटे के साथ साथ आपकी पूंजी खत्म हो जाए। इस प्रकार भूमि तथा पूंजी में अंतर पड़ा। अब अपन पढ़ेंगे संगठन के बारे में। तो उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम संयोग आवश्यक होता है, तभी न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन की दशा में यह कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे कुशल संगठन करता ही। अब संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एकता के लिए, कोई भी कार्य करना है, श्रमिकों को मेलजोल करके उनको सहयोग की भावना से कार्य कराने के लिए एक अच्छे कुशल संगठन द्वारा कार्य करवाया जाता है, जिससे कि संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि संगठन अच्छे से कार्य करेगा, संगठनकर्ता उसे दिशा निर्देश प्रदान करेगा, तो अधिक से अधिक न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन होगा। इस प्रकार एक कुशल संगठनकर्ता भी उत्पादन के साधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अपन पढ़ेंगे उत्पादन। प्रोफेसर हेने के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के उपलब्ध साधनों को अनुकूलतम ढंग से संयोजित करने के कार्य को संगठन कहते हैं। हमारे पास भूमि आ गई, श्रम मतलब श्रमिक मिल गए, पूंजी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या है, उन कार्य को अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, और संगठनात्मक रूप से कार्य करेंगे तो उस कार्य को सुव्यवस्थित और संयोजित रूप से कर पाएंगे। इसलिए संयोजित अनुकूलतम जो साधन हमारे लिए प्राप्त हैं, उनको संयोजित करके जो कार्य करने कहते हैं उसे कहते हैं संगठन। तो संगठन का महत्व, उत्पादन के साधनों को उचित अनुपात में मिलाना एवं सामंजस्य बिठाना आवश्यक होता है। यह संगठन का ही कार्य होता है, क्योंकि उत्पादन के जो उचित अनुपात में साधन है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है, इन सबको मतलब भूमि, पूंजी और श्रम, इन तीनों को मिलाकर एक रूपता प्रदान करने, इनमें सामंजस्य बिठाने का कार्य भी संगठन द्वारा किया जाता है। उत्पादक कुशलता एक बड़ी सीमा तक संगठन की योग्यता और कुशलता पर निर्भर करती है। अब आपकी उत्पादन कुशलता संगठन पर निर्भर करती है। संगठन मतलब जो कार्य देख रहे हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, जिनके द्वारा कार्य की गतिविधियों को देखा जा रहा है, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उत्पादन की कुशलता का, कि आप कितनी कुशलता से कार्य कर रहे हैं और आपका उत्पादन कितना कुशल हो रहा है। इस प्रकार आर्थिक प्रणाली हो, चाहे पूंजीवाद प्रणाली हो, कुछ भी हो, सब जगह उत्पादन कुशलता में वृद्धि देखी जाती है और उसमें संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला है उत्पादन कि चाहे कोई सी भी आर्थिक प्रणाली हो या पूंजीवाद या समाजवाद या नस्ल धर्म, सभी में संगठन की आवश्यकता होती है। अब आपकी कोई भी उत्पादन की प्रणाली हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी हो, सब जगह आपको संगठन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संगठन के माध्यम से कार्य करने की दशा एवं कार्य करने का तरीका बदलता है। अब अपन पढ़ेंगे संगठन और श्रम में अंतर। संगठन के कार्य में मानसिक रूप की प्रमुखता होती है और श्रम के कार्य में शारीरिक। अब आप समझते हैं संगठन मतलब किसी कार्य को करने की कार्यशैली, कैसे करना है, किस तरीके से होगा, किन के माध्यम से होगा, ये सब संगठन तय करता है। और श्रम क्या होता है? श्रम के अंतर्गत शारीरिक कार्य किया जाता है, मतलब शारीरिक क्षमता, उन्हें वजन उठाना, कोई भी वस्तु रखना, यहाँ से वहाँ, ये सब शारीरिक श्रम होता है। लेकिन इसके अंतर्गत केवल मानसिक श्रम होता है। संगठन के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान, योग्यता तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। श्रम के लिए उच्च स्तरीय या योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको संगठन में अगर कार्य करना है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन में आपको काम करना है, तो संगठन में काम करने के लिए आपको एक उच्च स्तरीय योग्यता की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर आप संगठन में काम कर पाएंगे। लेकिन श्रम के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं रहती है। श्रम में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। संगठन श्रम का निरीक्षण करता है।
श्रम संगठन की इच्छा अनुसार कार्य करता है। संगठन श्रम का निरीक्षण करता है, मतलब संगठन का कार्य क्या रहता है, जो भी श्रमिक लगे हुए हैं वह कैसे कार्य कर रहे हैं, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो किन गतिविधियों के माध्यम से कर रहे हैं, इस पर निरीक्षण करने का कार्य संगठन करता है। लेकिन श्रम संगठन की इच्छा अनुसार कार्य करता है। तो जो श्रमिक लोग होते हैं वह संगठन द्वारा जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगला टॉपिक है अपना साहस। साहस उत्पादन का वह साधन है जो उद्योग तथा व्यवसाय में भावी जोखिम अनिश्चितताओं के लिए वहन करता है। अब क्या बताया कि अपन कोई भी कार्य करें, व्यवसाय करें, तो व्यवसाय में अगर आप जोखिम सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप सही मायने में अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यवसाय में जोखिम उठाना पड़ेगा और आप अगर जोखिम से डर जाएंगे या हट जाएंगे तो आप व्यवसाय नहीं कर पाएंगे या किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार उत्पादन में सदा कुछ जोखिम रहता है। इस जोखिम से उत्पन्न वाली हानि को वहन करने हेतु कोई होना चाहिए। जो व्यक्ति इसे वहन करेगा वह साहसी कहलाएगा। अब क्या है कि व्यक्ति में साहस होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको कोई प्रकार की हानि हो जाती है और आप व्यवसाय खत्म कर देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। आपको सहन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जो हानि जोखिमों के माध्यम से हुई हानि को सहन करने की क्षमता रखता है या सहन करता है वो व्यक्ति साहसी कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे साहस का महत्व। जोखिम वहन करता। जब कोई व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो उसमें जोखिम होता है। जब कोई इस जोखिम को उठाने को तैयार होगा तब वह व्यवसाय प्रारंभ होगा और साहसी यह कार्य को करता है। तो क्या करता है कि जब आप कोई व्यवसाय करते हैं उसमें जोखिम अवश्य रहता है और जोखिम रहता है तो जो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है या जोखिम उठाने का कार्य करता है वह व्यक्ति साहसी कार्य करता है और साहसी व्यक्ति कहलाता है। अगला है व्यवसाय की अनिश्चितता। आधुनिक समय में मांग का स्वरूप अनिश्चित है। उपभोक्ताओं की रुचि फैशन तेजी से वृद्धि हो रही है। अब क्या होता है कि आपको जोखिम लेने की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के समय में वस्तुओं की मांग, रुचि में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति कल कोई चीज़ मांगता है, कोई कल कोई फैशन में भी परिवर्तन हो रहा है, या कोई नए फैशन की वस्तु आ गई, उसने कहा मुझे तो यही वस्तु चाहिए, तो आपको ला के देनी पड़ेगी व्यवसाय के अंतर्गत। तो आपको इस प्रकार का जोखिम उठाने की भी सहन शक्ति होनी चाहिए। अगला है आर्थिक विकास। देश में आर्थिक विकास की साहसी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों का तेजी से विकास हुआ। इसका मुख्य कारण है कि साहसियों का होना। इसके विपरीत भारत जैसे अविकसित देशों में योग्य साहस की कमी है। इन देशों में आर्थिक विकास का स्तर नीचा है। इस प्रकार आज हमने भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस के माध्यम से उत्पादन के साधनों के बारे में जाना। आप इन सब के नोट्स तैयार करते रहिए और निरंतर जो भी हमने आपको अभी तक पढ़ाया उनके नोट्स तैयार करें। जब हम और आप सामने होंगे तो आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।